दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी जरूर कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और आज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्पेशल रहेंगे और आपको ये क्वेश्चन इस तरह के आपको भारत के अंदर होने वाले हर एक वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसरो, सबसे पहले हम बात करेंगे इसरो की। ये इसरो है क्या। तो इसरो, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि स्पेस मतलब अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष यानी कि स्पेस से संबंधित जितने भी रिसर्च होती हैं उनमें काम करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है इसरो। इसरो की स्थापना की अगर बात की जाए तो 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। और इसरो की स्थापना की गई थी कहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर है, तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। प्रेजेंट की अगर बात करें तो वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। और इसी के साथ अगर पूछा जाए आपसे कि जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जो शुरू हुआ था, या भारतीय अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत जिन्होंने की थी तो उन्हीं को इसका जनक कहा जाता है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। किसको कहा जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट कब प्रक्षेपित किया था। तो देखिए, इसरो ने अपना जो पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया था उसका नाम था आर्यभट्ट। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि उसका नाम क्या है। तो उस सैटेलाइट का, उस उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट जो हमने प्रक्षेपित किया था ये हमने रूस की हेल्प से प्रक्षेपित किया था। किसकी सहायता से किया था, रूस की हेल्प से किया था। और किस वर्ष किया था ये हमने, तो 1975 में हमने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया था। किसकी हेल्प से किया था, तो रूस की हेल्प से किया था। क्लियर इतनी बात। और 1969 में हमने अभी देखा कि हमारे यहाँ पर इसरो की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1969 में हुई थी। और 1958 की अगर बात करें तो भारत के अंदर स्थापना हुई थी DRDO की, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका काम है भारत के अंदर रक्षा से संबंधित जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनका निर्माण करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, SLV-3 का सफल परीक्षण किस वर्ष किया गया था। SLV-3, तो ये जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, SLV की फुल फॉर्म क्या है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो 3 है, इसका सफल परीक्षण है वो भारत के द्वारा किया गया था 1980 में। तो 1980 में जब भारत ने SLV-3 का परीक्षण किया तो भारत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। और भारत इस देश में उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जो खुद अपने सैटेलाइट को खुद ही प्रक्षेपित कर सकते थे। क्योंकि अभी हमने देखा था कि आर्यभट्ट जो था वो हमने रूस की सहायता से प्रक्षेपण किया था उसका। तो यहाँ पर SLV-3 का जब सफल निर्माण हमने किया तो फिर अब हम अपने उपग्रह खुद ही क्या कर सकते थे, उनको प्रक्षेपित कर सकते थे। तो भारत का पहला उपग्रह जिसको हमने खुद अपने ही व्हीकल से प्रक्षेपित किया था तो उसका नाम था रोहिणी। क्या नाम था उसका, रोहिणी था। इसको हमने खुद अपने SLV-3 से प्रक्षेपित किया था। तो ये प्रक्षेपण यान था हमारा SLV-3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत ने 2017 में PSLV-C-37 से कितने उपग्रह भेजकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। यानी कि जो PSLV की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो ये हमारा एक लॉन्चिंग व्हीकल है जिससे हम अपने जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पर ये जो PSLV-C-37 था तो इससे भारत ने सबसे ज़्यादा उपग्रह अब तक के भेजे थे। तो वो जो था, तो ये पूछा गया यहाँ पर कि कितने उपग्रह हमने भेजे थे, तो यहाँ पर हमने भेजे थे 104 उपग्रह। तो इंडिया ने 2017 में 104 उपग्रहों को भेजकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और ये जो PSLV है हमारा लॉन्चिंग व्हीकल, इसके कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो ये इसका 39वां मिशन था। कौन सा मिशन था इसका, 39वां मिशन था। इससे भारत ने यहाँ पर 104 उपग्रह एक साथ छोड़े थे। और याद रखिएगा हमारा जो PSLV सिस्टम है वो इतना मजबूत है, इतना बढ़िया है कि अगर हम बात करें 2022 तक की, तो 2022 तक की अगर हम बात करें तो 2022 तक ये PSLV जो है इससे हमने टोटल 55
मिशन अपने लॉन्च किए थे और इन 55 में से हमारे 52 मिशन जो है यहाँ पर सक्सेसफुल रहे थे। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी पावर है यहाँ पर, वो कितने अच्छे तरीके से हम अपने जो व्हीकल्स हैं उनको जो व्हीकल्स हैं हम अपने सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं उनको लॉन्च कर सकते हैं। तो 55 में से 52 सिद्ध होना, 52 सही तरीके से वहाँ पर पहुँचा देना जहाँ पर भी हमें पहुँचाना है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। और भारत जो है, इसीलिए जो भारत के जो लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, भारत उनसे दूसरे देशों की भी जो रॉकेट हैं, जो उनके सैटेलाइट हैं, उनको भी लॉन्च करता है भारत, क्योंकि हमारे जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो बहुत ही बढ़िया नंबर 1 क्वालिटी के हैं पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, इसरो ने चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया? तो देखिए चंद्रयान 3 सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये चंद्रमा से संबंधित मिशन है। तो भारत ने अब तक चंद्रमा पर अपने 3 मिशन भेजे हैं। कितने मिशन भेजे हैं अब तक? 3 मिशन भेजे हैं। भारत ने जो अपना पहला मिशन चंद्रमा पर भेजा था वो भेजा था 22 अक्टूबर 2008 में। तो भारत ने अपना पहला मिशन कब भेजा था? 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा था। और ये भारत का एक सफल मिशन था। क्या था? भारत का एक सफल मिशन था। और इसके बाद भारत ने जब अपना दूसरा मिशन भेजा था 2019 में, 22 जुलाई 2019 को भारत ने चंद्रमा पर अपना दूसरा मिशन भेजा था, जो कि पूरी तरह से सफल मिशन नहीं था और ना ही हम इसको पूरी तरह से असफल कह सकते हैं ना सफल, ये आंशिक रूप से सफल कह सकते हैं इसको। लेकिन जब भारत ने अब अपना तीसरा मिशन भेजा था 2023 में, कब भेजा था? 2023 अगस्त 2023 को भारत ने अपना तीसरा मिशन लॉन्च किया था, जो कि एक सफल परीक्षण रहा इसका भी। तो ये जो चंद्रयान 3 था ये भी हमारा क्या रहा? सफल। कब भेजा गया था ये? 23 अगस्त 2023 को भारत ने अपना भेजा था चंद्रयान 3। समझ में आई यहाँ तक की चीज़ें? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? तो राज्यपाल की अगर बात की जाए, देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल यहाँ पर अपना कार्य करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कौन सा जनजाति समूह पाया जाता है या रहता है? तो भारत के अंदर अगर बात की जाए तो भारत में सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह रहता है वो रहता है भील का। भील जनजाति की अगर बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलती है राजस्थान में। कहाँ पर मिलेगी भील जनजाति? आपको राजस्थान में देखने के लिए मिलती है। हालांकि पूरी जितनी भी जनजातियाँ उन सब में जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो जनजातीय समूह वो भील का ही पाया जाता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के तराई रीजन में, उत्तराखंड के तराई रीजन में और उत्तर प्रदेश में आपको थारू जो है वो एक भारी मात्रा में देखने के लिए मिलती है। संथाल जनजाति की अगर बात की जाए तो ये झारखंड वाले एरिया में ज़्यादा दिखाई देती है आपको। और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी संथाल जनजाति से ही संबंधित है। और ये जो गुज्जर हैं, ये गुज्जर जनजाति ये पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे पाई जाती है? जम्मू कश्मीर की। और याद रख लेना 2-3, एक तो गुज्जर हो गई, ये वाली जो हमने पढ़ी गुज्जर हो गई। एक पाई जाती है बकरवाल, वो भी ये भी कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। और एक लद्दाखी, ये लद्दाख की है, याद रखना। चलिए अगर आपसे पूछा जाए ये कि बताइए भारत में सबसे ज़्यादा जो जनजाति हैं वो कौन से स्टेट में पाई जाती है, कौन से राज्य में? तो वो होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि परसेंटेज के हिसाब से यानी कि प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पर पाई जाती हैं, तो मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है परसेंटेज के हिसाब से, ये भी याद रखिएगा। क्लियर हो गई है इतनी चीज़ें? और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है हमें ये बताना है। तो देखिए सेब में पाया जाता है हमारा मैलिक एसिड या मैलिक एसिड बोलते हैं इसको, या मैलिक अम्ल बोल देते हैं। तो ये सेब में पाया जाता है। इसी के साथ अगर साइट्रिक एसिड की बात करें तो साइट्रिक एसिड ये खट्टे फलों में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। ठीक है। फॉर्मिक एसिड की अगर बात करें तो ये चींटी में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है? चींटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी कि इसका जो मुख्यालय है WHO का। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO का हेडक्वार्टर में बताना है कहाँ पर है। देखिए WHO की स्थापना जो हुई थी वो 7 अप्रैल को की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना?
7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई थी WHO की, इसलिए हर 7 अप्रैल को हम WHO डे भी मनाते हैं। अब हमसे पूछा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है WHO का। आप कमेंट में बताइए वर्तमान में WHO के जो प्रेसिडेंट है, जो उसके अध्यक्ष हैं, वो कौन है WHO के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए उनमें से एक सुल्तान ऐसा था जो युद्ध लड़ते लड़ते युद्ध के मैदान में ही मारा गया था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार पूछा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत में ऐसा जो सुल्तान हुआ है उसका नाम है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी वही सुल्तान है जो कि युद्ध के मैदान में ही मारा गया था। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हमने देखा था पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किस किस के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, बाबर के और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी यहाँ पर फिर हार जाता है। क्लियर है, ये हमने कल भी देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। आई होप कि क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी, और आपको अगर अपने कोई सुझाव देने हैं तो आप कमेंट में अपने जवाब भी दे सकते हैं। अगर कुछ पूछना है, क्वेश्चन करना है, तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।